हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं राधा स्वामी विद्यापीठ। स्वागत है आप सभी का। आज के इस अंक में हम फिर से प्राचीन भारत को देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने संस्कार के बारे में थोड़ा सा बताया था, वो अंत्येष्टि संस्कार के बारे में। तो आज 16 संस्कारों को देखेंगे क्रम से। पहला संस्कार है गर्भाधान, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद जो पहला संस्कार लोग जो अपनाते हैं वो गर्भाधान कहलाता है। फिर है पुंसवन। पुंसवन जो है स्त्रियों के गर्भ ठहर जाने के बाद उनके आहार, व्यवहार, चिंतन, भाव इत्यादि सभी चीज़ों को बेहतर और संतुलित बनाने के लिए जो संस्कार दिए जाते हैं उन्हें हम पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार के अंतर्गत सौभाग्य प्राप्त करना, जो गर्भ धारण के 6ठे माह में कराया जाता है। फिर है अगला जातकर्म। जातकर्म संस्कार के तहत बालक अथवा बालिका के जो नाल छेदन होते हैं, जो नवजात रूप में ही होते हैं, उससे पहले जो संस्कार किया जाता है उन्हें हम जातकर्म कहते हैं। फिर नामकरण होता है। शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद जो पहला संस्कार है, जन्म के बाद जो जो फर्स्ट जो संस्कार होता है वो नामकरण होता है। फिर निष्क्रमण। निष्क्रमण में शिशु को प्राकृतिक रोशनी जैसे सूर्य, चंद्र इत्यादि से अवगत कराया जाता है ताकि बच्चा तेजस्वी हो, विनम्र स्वभाव का हो इत्यादि। फिर है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। बाकी संस्कार तो लोग ध्यान में नहीं रखते और जानते भी नहीं कि ये संस्कार है। वास्तव में सभी संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो अन्नप्राशन में जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है, अनाज जब पहली बार खाता है, तो इस संस्कार को अपनाता है। इसको अन्नप्राशन को। अगला है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी बोलते हैं। मुंडन संस्कार, इसमें बच्चे के सिर के बाल पहली बार हटाए जाते हैं, तो ये चूड़ाकर्म संस्कार के तहत होते हैं। फिर है कर्णवध। इसमें ये जो संस्कार हैं इससे अनेक व्याधियाँ दूर होती हैं, जैसे सुनने की शक्ति ये सब बढ़ती है। फिर है विद्यारंभ। विद्यारंभ जो संस्कार है वह साक्षर बनाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद फिर उपनयन संस्कार होते हैं। उपनयन संस्कार में हम एक धागा जो जिसको जनेऊ बोलते हैं, हम धारण करते हैं। कैसे करते हैं? बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे जो इस तरह से हम लोग पहनते हैं, वो उपनयन संस्कार के तहत धारण किए जाते हैं। फिर है वेदारंभ। वेदारंभ में जो संस्कार है वो ज्ञान अर्जित करने के लिए दिए जाते हैं। फिर है केशांत। केशांत संस्कार क्या है? तो गुरुकुल में जो बच्चे जो पढ़ते थे, तो पढ़ने के बाद जब वहाँ से विदाई होते थे और फिर गृहस्थ जीवन में जब वो जाने के लिए तैयार होते थे, तो उसके उपरांत जो संस्कार दिया जाते थे, मतलब ये किस संस्कार के तहत ये होते थे? तो केशांत संस्कार के तहत ये संपन्न होते थे। फिर है केशांत के बाद है समावर्तन। समावर्तन जो संस्कार है या केशांत संस्कार के तहत ही होता है, जिसमें स्नान कराए जाते थे। फिर है विवाह। विवाह संस्कार विवाह संपन्न कराने के हेतु होता है। देखिए, वास्तव में जो विवाह है वो कोई शरीर अथवा समाज से जुड़ी कोई चीज़ें नहीं है, बल्कि यह एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का रूप है। तो विवाह संस्कार से विवाह संपन्न कराए जाते हैं। फिर आता है अंतिम और 16वां जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कर्म होते हैं वो अंत्येष्टि संस्कार के तहत संपन्न कराए जाते हैं। अब देखेंगे सिंधु काल और वैदिक काल में अंतर। सिंधु काल नगरीय सभ्यता थी, वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु काल में पशु के रूप में बैल थे और वैदिक काल में गाय। उसी तरह से सिंधु सभ्यता के जो लोग थे युद्ध से परिचित नहीं थे, वैदिक सभ्यता से के लोग युद्ध से परिचित थे। कांसे की खोज सिंधु काल में हुई और लोहे की खोज वैदिक काल में हुई। सिंधु काल के जो लोग थे कृषि और व्यापार करते थे, लेकिन वैदिक काल के लोग कृषि तो करते थे लेकिन व्यापार नहीं, उसकी जगह पशुपालन करते थे। शिव एवं मातृदेवी की जो पूजा होती थी वो सिंधु काल में होती थी, वहीं इंद्र देव की पूजा वैदिक काल में होती थी।
वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव हुआ करती थी, जिसके मालिक ग्रामिक कहलाते थे, तथा जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वैदिक समाज की वो जन थी, जिसके मालिक राजन कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो कृषि के कारण लोहे की खोज हुई, फिर कृषि हुआ तो उससे अर्थव्यवस्था वहाँ का बदलने लगा। अर्थव्यवस्था बदलने लगा तो क्या हुआ कि जो ग्रामीण जो वहाँ का ये था सभ्यता जो थी ग्रामीण जो थी, वो अब नगर की जैसे होने लगी, धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वो नगर जैसा बनने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो जन थे अब जनपद कहलाने लगे, और वही जनपद फिर बाद में धीरे धीरे महाजनपद में परिवर्तन हो गया, तो वो महाजनपद काल आ गया। महाजनपद का जो काल था वो सिंधु काल के बाद जो थी दूसरी नगरीय काल थी। सिंधु काल भी नगरीय थी, नगरीय सभ्यता थी, और महाजनपद का जो काल था वो भी नगरीय था, लेकिन सिंधु के बाद का काल है महाजनपद का काल जो नगरीय था। भारत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ में है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, दोनों में इसकी चर्चा है। सबसे समृद्ध तथा शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था, जो बाद में अन्य जनपदों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पहली बार युद्धों में हाथियों का प्रयोग मगध ने ही किया था। देखिए लिच्छवी जो है जो वैशाली में है, वैसे उसका वैशाली का जो लिच्छवी है वो विश्व का सबसे पहला गणराज्य लिच्छवी है। गणराज मतलब गणतंत्र जिसको बोलते हैं, जो सरकार का एक रूप होता है जो सार्वजनिक होता है, तो ये लिच्छवी है। लिच्छवी के अलावा भी जैसे वज्जी एवं मल्ल भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ भी थी। बाकी जो शेष महाजनपद थे वहाँ राजा का शासन था, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहाँ पे। लेकिन जो पहला गणराज था वो लिच्छवी था। शक्तिशाली महाजनपद में मगध तो थे ही प्रथम स्थान पे, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कौशल, अवंती और वत्स भी शक्तिशाली महाजनपद में गिने जाते हैं। कुछ महाजनपद हैं उनकी राजधानी है और वर्तमान में उसकी अवस्थिति है, जो इस प्रकार है। मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी, वर्तमान में वो गया बिहार में है, पटना में। दूसरा है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान में वो फैजाबाद यूपी में है। फिर है वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद यूपी। फिर अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन अथवा महिष्मती, वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश। वर्तमान में मतलब पहले का जो मैप था, वो अभी का जो मैप है वो अलग अलग है। तो वर्तमान में जैसे कि वत्स है तो राजधानी कौशाम्बी है, लेकिन अभी इलाहाबाद के कुछ क्षेत्र में ये हिस्सा पड़ता है। फिर है काशी की राजधानी वाराणसी, और अभी भी वो वाराणसी में ही है। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, और बिहार में इसके कुछ हिस्से हैं। फिर वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली अथवा विदेह, तीनों है। वर्तमान में दरभंगा मुजफ्फरपुर में है। मल्ल की राजधानी कुशावती, अभी वह देवरिया यूपी में कुछ क्षेत्र हैं। अगला पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र अथवा काम्पिल्य, जो अभी बरेली, फरुखाबाद और बदायूं, जो तीनों यूपी में ही है, वहाँ के कुछ क्षेत्रों में इसके अंश हैं। फिर चेदी को हम चेदी बोलते हैं, इसकी राजधानी शक्तिमती है, बुंदेलखंड यूपी में अभी। फिर है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में वह मेरठ, दिल्ली एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। फिर है मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर राजस्थान में अभी है। फिर कंबोज की राजधानी हाटक, वर्तमान में राजौरी यूपी में है। अगला है सूरसेन की राजधानी मथुरा, अभी भी वह मथुरा यूपी में ही है। फिर है अस्मक की राजधानी पोतन अथवा पोटली, जो अभी गोदावरी नदी के पास है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, वो अभी रावलपिंडी, पेशावर दोनों जगह है। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन आता है कि किसी नदी के किनारे स्थित वह एकमात्र जनपद कौन था? तो अशमक था। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, तो जान ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम धर्म के बारे में बताएंगे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इन सब चीज़ों को लेकर आएंगे।
ओके।